लेट्स स्टार्ट। देखो, कल हम लोग पढ़े थे ब्लैक सोल्स मॉडल, स्टार्ट किए थे। ओके, ब्लैक सोल्स मॉडल का मैंने बताया था कि एक मैकेनिकल अप्रोच है। ठीक है, बस इस पे फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालो। ओके, सो मैकेनिकल अप्रोच। ओके, पहला फॉर्मूला क्या था? पहला फॉर्मूला क्या था कि ऑप्शन का जो वैल्यू होगा V0 शुड बी इक्वल्स टू S इंटू समथिंग प्लस E का प्रेजेंट वैल्यू E डिवाइड बाई टू द पावर RT इंटू समथिंग। ठीक है, समथिंग की जगह यहाँ पे S से मल्टीप्लाई कर रहे थे हम D1 का प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी, एंड देन इस पे मल्टीप्लाई कर रहे थे ND2। करेक्ट। ये बेसिकली बाइनम ब्लैक सोल्स मॉडल क्यों है? जो बाइनोमियल मॉडल है वो बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर नहीं करता है। ठीक है, स्पेशली वैल्यू वोलाटिलिटी। ठीक है, सो V0 ये हो गया, फिर D1 इस पे बाकी तो निकाल सकते हैं, एस तो दिया होगा, ई भी दिया होगा, ई आर टी प्रेजेंट वैल्यू का भी दिया होगा। D1 D2 निकालना है, फिर उसका n निकालना है। ठीक है, सो D1 विल बी नेचुरल लॉग ऑफ s डिवाइडेड बाय e प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर बाई 2 इंटू टी प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी, प्लस आर इंटू टी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू रूट ओवर ऑफ टी। ठीक है, ये था। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग पढ़े थे D2। D2 क्या है? D1 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर ऑफ टी। ओके, ब्लैक सोल्स मॉडल का जो भी क्वेश्चन हो, बस इतना ही फॉर्मूला अप्लाई करके पुट करके आंसर D1 D2 निकाल लो। फिर बस n निकालना, n ऑफ D1 और n ऑफ D2 निकालना, ये चैलेंज होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 58 में क्या चैलेंज आया? 58 था ना या 48 था? 58 था आई थिंक। सर उसमें नेक्स्ट एल एन का ऐसा वैल्यू वैल्यू नहीं नहीं दी। दिया है। हाँ। अरे क्वेश्चन में दिया होगा, एग्जाम में दिया होगा। लॉग का वैल्यू अगर दिया नहीं है तो वो बेसिकली उसका अगर क्वेश्चन में जनरली दिया होगा, ठीक है, लॉग का वैसे कैलकुलेटर में ऐसे कैलकुलेट तो नहीं कर सकते। लॉग का वैल्यू होता है बेसिकली लॉग, अगर 5 बोल रहे हैं ना तो इसका मतलब है e⁻⁵। ठीक है, तो ये ई का मेथड यूज़ करके निकाल सकते हैं, बट लॉग का वैल्यू एग्जाम में दिया होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया नहीं है बट लॉग का वैल्यू दिया होगा। ओके सर। बाकी कुछ दिक्कत होना नहीं चाहिए। देखो D1 D2 निकाल लेंगे, फिर V0 पे ये फॉर्मूला जाकर पुट करना है। कल हमने देखा था कि D1 और D2 का वैल्यू तो निकाल लिया, बट ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है उसका प्रोबेबिलिटी, ओके, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, हम बोलते हैं कि जो हमारा D1 है यहाँ पे फॉल कर रहा है सपोज। ठीक है, D1 सपोज यहाँ पे फॉल कर रहा है, तो क्वेश्चन में अगर सिंगल, क्वेश्चन में ऐसे दे सकता है, देखो ये एक सिंगल टेल है। ठीक है, अच्छा ब्लू वाला पार्ट था, ये एक सिंगल टेल है। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे दे सकता है कि इसको डबल टेल कर दे। ठीक है, या फिर क्वेश्चन में ऐसे दे सकता है कि ये वाला पार्ट दे दिया है, ब्लू वाला पार्ट दे दिया है।
ठीक है, ये पार्ट दे दिया है। हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा दे, ठीक है, कि ये वाला पार्ट दे दिया है, या फिर दोनों लेग का बोथ टेल का दे दिया है, या फिर सिंगल टेल का ही एक दिया है। ओके, हमें एक्चुअली चाहिए ये ब्लू वाला पार्ट। ठीक है, पूरा जो कर्व का जो ब्लू वाला पार्ट है इसका पार्ट चाहिए, बिकॉज ये क्यूमुलेटिव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो इसके लिए अगर सिंगल टेल दिया है, ठीक है, ये एक टेल दिया है, दिस इज सिंगल टेल, दिस इज डबल टेल, ये क्यूमुलेटिव एरिया। इन क्वेश्चन एनी ऑफ द अबव कैन बी गिवन। ठीक है, सो अगर सिंगल टेल दे रहा है तो क्या करेंगे, वन माइनस सिंगल टेल करोगे। ठीक है, वन माइनस सिंगल टेल करके तुम्हारा ये क्यूमुलेटिव एरिया निकल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इंटरपोलेशन यूज़ करना है, वन प्लस वन माइनस सिंगल टेल, फर्स्ट स्टेप है वन। अच्छा, फर्स्ट स्टेप वाइज लिखता हूँ, रुको। स्टेप वन, वन माइनस सिंगल टेल, दिस विल गिव यू क्यूमुलेटिव एरिया। ओके, फिर इसके बाद इंटरपोलेशन स्टेप टू। ओके, इंटरपोलेशन फॉर द डिफरेंस बेसिकली, हाँ इंटरपोलेशन ये समझ जाओगे। ठीक है, इंटरपोलेशन। फिर सेकंड टेल, अगर डबल टेल दिया है, ठीक है, ये दोनों टेल दिया है, दोनों टेल्स का साइज सेम होता है। ठीक है, हमेशा अगर डबल टेल दिया है तो दोनों टेल का साइज सेम है। ठीक है, तो एक टेल का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, स्टेप टू, सॉरी स्टेप वन है पहले, फर्स्ट डिवाइड बाय टू, देन फॉलो द स्टेप्स फॉर सिंगल टेल। ठीक है, पहले डिवाइड कर दो, फिर एक साइड का आ गया, फिर उसको स्टेप सिंगल टेल का जो फॉर्मूलाज थे, जो स्टेप्स थे, वन माइनस सिंगल टेल और स्टेप टू इंटरपोलेशन, ये कर सकते हो। ओके, बाकी अगर क्यूमुलेटिव एरिया दिया हुआ है तो क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव एरिया दिया है तो क्या करेंगे, थ्रू डायरेक्ट यार। डायरेक्ट इंटरपोलेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया, स्ट्रेट अवे इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन, ओके। चलो कुछ और पॉइंट्स लिखा देता हूँ, बेसिकली ब्लैक सोल्स मॉडल क्या है। एक और चीज़, ये जो उस पर ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो। लिख लेता हूँ। ठीक है, ब्लैक सोल्स मॉडल क्यों आया, पहले तो जो बाइनोमियल मॉडल है, बाइनोमियल मॉडल टेल्स ओनली टू पॉसिबिलिटीज, टू पॉसिबिलिटीज। ठीक है, ब्लैक सोल्स मॉडल टेल्स दैट there are more than that, if we take volatility into consideration. If नहीं, as we take volatility into consideration. Okay, so फाइव फैक्टर्स, पांच फैक्टर्स हैं जो जनरली वैल्यू ऑफ ऑप्शन को डिफाइन करते हैं इन ब्लैक सोल्स मॉडल। फाइव फैक्टर्स that decide the value of option.
ऑप्शन इन Black-Scholes मॉडल, एस ई, एस मतलब स्पॉट रेट और एक्सरसाइज प्राइस मतलब जो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है रिस्क फ्री रेट आर एफ, उसके बाद आता है वोलाटिलिटी और टाइम टू मैच्योरिटी और टाइम टू एक्सपायरी, फिर आता है वोलाटिलिटी, वोलाटिलिटी इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, क्लियर है। अभी और कुछ दिक्कत होगा क्या? ब्लैक्स जनरली देखो ये फिर से निकालते हैं, अदरवाइज जो कल का देख रहे थे ना, आई वांटेड टू शो यू शो द कैलकुलेशन इन ऑल दिस थ्री मेथड्स, ठीक है। एक बार वो देख लेते हैं फिर चलेंगे आज नया टॉपिक पे। क्या कहाँ थे? Hmm, कुछ भी डाउट होता हो तो पूछना। क्वेश्चन नंबर कितना था? 58 ना? 57? हाँ, देखो 57 में ये दिया था हमें, यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया था कि सिंगल टेल है, तो ये देख सकते हो यहाँ पे सिंगल टेल लिखा था, एरिया ऑफ द लेफ्ट और राइट वन टेल लिखा है, ओके। बट एंड में दिया था, आंसर में ही दिया है कि इन मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट इन क्वेश्चन पेपर एरियाज अंडर जेड मे बी मैंशनड अदरवाइज, ओके। फॉर एग्जांपल क्यूमुलेटिव एरिया और एरिया अंडर टू टेल्स, अगर एरिया अंडर टू टेल्स दिया है तो कैसे करना है, एंड क्यूमुलेटिव एरिया दिया है तो कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि मैं ये क्यों करवा रहा हूँ, बिकॉज ये जो ब्लैक-शोल्स मॉडल है फॉर्मूला इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लेता, फॉर्मूला तो है बस पुट करके आंसर निकाल लो, ठीक है। बच्चे जनरली गलती गलती इस पे करते हैं, क्यूमुलेटिव एरिया और टोटल एरिया, मतलब जो एरिया निकालने के लिए। ओके, हमारा D1 निकल गया था क्वेश्चन में, D1 पे मैं ज़्यादा जा नहीं रहा हूँ, कल किए थे D1। D1 हमारा निकला था कितना? 0.5820, और एक आई थिंक D2 था, D1 है था हमारा कितना? 0.5820, और D2 था 0.2992 आई थिंक, ठीक है। पहले टू टेल एरिया करते हैं, फिर जाएंगे क्यूमुलेटिव एरिया पे। अच्छा, एक एक करके खुद बताओ, टू टेल एरिया अगर है, टू टेल एरिया, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ क्यूमुलेटिव एरिया ऑफ ND1 एंड D2, ND2, बताओ क्या करूँ मैं? डिवाइड पहले डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे? एरिया ऑफ लेफ्ट एंड राइट। हाँ, एरिया ऑफ लेफ्ट एंड राइट को कितने में डिवाइड करूँगा? टू बताओ। टू से टू से, टू से डिवाइड करेंगे तो सिंगल टेल आ जाएगा, सिंगल टेल का वैल्यू क्या आएगा? तो स्टेप 1, ठीक है, सिंगल टेल वैल्यूज़ 0.25, Z अगर 0.25 है, फिर उसके बाद क्या है? 0.30, 0.55, 0.60, ओके। 0.8026 दिया है डबल टेल का, तो सिंगल टेल का रहेगा 0.8026 डिवाइडेड बाई 2, फिर 0.67642 डिवाइडेड बाई 2, फिर 0.5823 डिवाइडेड बाई 2, 0.5485 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ रहा है बताओ? ये आ जाएगा 40,
0.4013, ये आ गया 0.3821, ये आ गया 0.2911, ये आएगा 0.2742। ठीक है, ये आ गया सिंगल टेल वैल्यूज। ओके, फिर इसको क्या करेंगे, सिंगल टेल वैल्यू आ गया, फिर क्या करेंगे नंद किशोर बताओ। Interval. हाँ, फिर 1 माइनस करेंगे टू अराइव एट द क्यूमुलेटिव एरिया। ओके, सिंगल टेल से 1 माइनस सिंगल टेल अगर करोगे तो क्यूमुलेटिव एरिया आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसको अगर 1 माइनस सिंगल टेल करेंगे तो क्यूमुलेटिव एरिया आएगा कितना आएगा, जितना भी आएगा। ठीक है, उसके बाद क्यूमुलेटिव एरिया आ गया तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर 1 माइनस सिंगल टेल है, जो भी बच रहा है 1 माइनस सिंगल टेल और क्यूमुलेटिव एरिया दोनों सेम है, क्यूमुलेटिव एरिया एंड 1 माइनस सिंगल टेल दोनों सेम है। ठीक है, बोथ आर सेम। ओके, क्यूमुलेटिव एरिया और 1 माइनस सिंगल टेल। इसके बाद इंटरपोलेशन यूज़ करके हमें चाहिए कितना, 0.5820, 0.55 का दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर 0.5 का दिया हुआ है, 55 का दिया हुआ है, 0.7088 है, और बीच में हमें चाहिए 0.5820 का, यहाँ पे कुछ पड़ेगा। ठीक है, तो 0.55 का ये ले लो, फिर उसके ऊपर 0.0320, हम 0.555820 से 0.55 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0.0320, उसका कैलकुलेट करना है यूजिंग इंटरपोलेशन। ठीक है, फिर 0.55 के वैल्यू से ऐड करना है। किसी को कुछ दिक्कत है इसमें यहाँ तक, इनकम्प्लीट ब्लैक शोल्स मॉडल और इसमें पूरा कुछ दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो। No. नहीं है, ओके। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं आज नए टॉपिक पे। नया टॉपिक है डेल्टा हेजिंग। डेल्टा हेजिंग में जाने से पहले एक चीज़ बता दूं कि ऑप्शन ग्रीक के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, अभी ऑप्शन ग्रीक पूरा नहीं पढ़ेंगे, मैं बस बता रहा हूँ ऑप्शन ग्रीक करके कुछ होता है। ठीक है, जो बेसिकली 5 ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं। ठीक है, को होता है डेल्टा, थीटा, भीगा, गामा और रो। ठीक है, ये ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, फ्रॉम प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, हर जगह पे इसका एप्लीकेशन होगा। ठीक है, इसका अलग से पढ़ेंगे। अभी बस बोल रहा हूँ, आज हम पढ़ेंगे डेल्टा हेजिंग के बारे में। ठीक है, डेल्टा को यूज़ करके, थीटा का मैंने कल बताया था, फिर से जब ऑप्शन ग्रीक पढ़ेंगे तो फिर से डिस्कस करेंगे। थीटा होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, डेल्टा आज पढ़ेंगे। ठीक है, मैं बस अभी एक लिखा है, जान लो कि बस ये डेल्टा से आ रहा है, डेल्टा यहाँ से आ रहा है ऑप्शन ग्रीक से। ठीक है, जब हम बोल रहे हैं कि डेल्टा हेजिंग है तो डेल्टा यहाँ से आ रहा है। ओके, सो चलते हैं डेल्टा हेजिंग पे। ओके, डेल्टा हेजिंग के नॉर्मल हेजिंग पे जा रहे हैं। ठीक है, हेजिंग कैसे करेंगे देखो, एक चीज़ मुझे बताओ कि मैं सपोज, ठीक है, मेरे पास स्टॉक है 100, 10 स्टॉक्स हैं 100 रुपये वाले। ठीक है, 100 स्टॉक्स, 10 स्टॉक्स हैं। ठीक है, अब इसको मैं हेज के, हमने देखा कि ऑप्शन का जो वैल्यू है, ठीक है, जो ऑप्शन कल देखा था, ऑप्शन का जो वैल्यू है एग्जैक्टली अंडरलाइंग एसेट के हिसाब से चेंज नहीं होता है। करेक्ट, कल जो देखा था बैंक निफ्टी का एग्जांपल, बैंक निफ्टी अगर
कभी कभी होता क्या है कि बैंक निफ्टी इतना गिरेगा तो ये हो सकता है कि इतना गिर जाए ऑप्शन का वैल्यू। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि ये दोनों पूरा पैरेलली मूव नहीं होते हैं। ठीक है, सेम मूवमेंट नहीं होता है। ओके, तो अगर हम हेज करना चाहें, मेरे पास 10 स्टॉक्स हैं 100 रुपये वाले, अगर मैं हेज करना चाहूँगा, ठीक है, तो कैसे हेज करूँगा इस केस में? हेज तो नहीं हो पाएगा इसमें। ठीक है, तो मान लो कि मैं बेसिकली पूरा इस, अगर हेज ऐसे नॉर्मली पूरा अगर पैरेलल मूव हो अगर नहीं हो रहा है, तो मैं अगर 10 स्टॉक के लिए 10 ऑप्शंस ले लूँगा। ठीक है, 10 ऑप्शन शॉर्ट कर दूंगा। मैंने पढ़ाया था कि अगर जब भी हेज कर रहे हो, जो भी एग्जैक्ट ओपन पोजीशन तुम्हारा है, हमारा ओपन पोजीशन यहाँ पे क्या है पोर्टफोलियो का, ओपन है, बाय है, बेसिकली लॉन्ग पोजीशन है, स्टॉक का हमने लेके रखा है, लॉन्ग पोजीशन है। तो जब हेज करोगे तो उल्टा पोजीशन लोगे। ठीक है, शॉर्ट कॉल ऑप्शन। ओके, जो पोजीशन है उसका उल्टा पोजीशन लेना है, तभी जाके हेज होता है। तो देखो, अगर मैं 10 स्टॉक के बदले में 10, अगर लॉन्ग के बदले में 10 ऑप्शन का शॉर्ट ले लेता हूँ, ठीक है, तो फिर तो दिक्कत होगा, बिकॉज हमने देखा कि जब स्टॉक्स इतने बढ़ते हैं या फिर इतने गिरते हैं, या ऑप्शन के वैल्यू इतने गिरता है। ठीक है, मतलब पूरा पैरेलली बढ़ता नहीं है, बढ़ता गिरता है नहीं। ठीक है, तो इसके लिए देखो, मान लो कि मेरे पास हम ले रहे हैं एक्स नंबर ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टॉक्स इज एक्स। ठीक है, लेट्स से, तो हेजिंग का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में प्राइस जो भी हो, जो 100 रुपये का प्राइस है, मान लो कि फ्यूचर में हम बोल रहे हैं कि 110 हो जाएगा या तो 90 हो जाएगा। ठीक है, हम दो आउटकम बोल रहे हैं, 110 हो सकता है या फिर 90 हो सकता है। ओके, अच्छा, इसको बेसिस पे अब तुम बोल सकते हो कि ये बाइनोमियल मॉडल का ही एक पार्ट है। एक्चुअली डेल्टा हेजिंग जो है वो बाइनोमियल मॉडल का ही एक पार्ट है। ओके, क्योंकि हम लोग ऑप्शन ग्रीक कवर नहीं किए थे, तो आई डेंट कवर वेल डिस्कसिंग बाइनोमियल मॉडल, बट ये बाइनोमियल मॉडल का ही एक पार्ट है कि नंबर ऑफ स्टॉक्स अगर एक्स है मान लो, ठीक है, तो पोर्टफोलियो अगर शेयर के प्राइसेस 110 हो सकते हैं या फिर 90 हो सकते हैं। ठीक है, मान लो कि एक ऑप्शन के अंदर, ठीक है, एक ऑप्शन के अंदर हम एक्स नंबर ऑफ स्टॉक्स को हेज कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट नंबर ऑफ स्टॉक्स बी एक्स फॉर वन ऑप्शन। ठीक है, एक ऑप्शन के लिए हम एक्स नंबर ऑफ स्टॉक्स को हेज कर रहे हैं। ओके, तो पूरा पोर्टफोलियो का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 110 एक्स हो जाएगा, 90 एक्स हो जाएगा। ठीक है, 110 नंबर ऑफ स्टॉक्स है एक्स, एक शेयर का प्राइस है 110 और 90 अगर हो गया फ्यूचर में। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये तो है कि पोर्टफोलियो का वैल्यू। ठीक है, ये पोर्टफोलियो का वैल्यू हो गया। ओके, और अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये लॉन्ग का पोजीशन है तो एक ऑप्शन लेने के लिए शॉर्ट करेंगे। ठीक है, शॉर्ट ऑप्शन, शॉर्ट कॉल ऑप्शन। मुझे बता सकते हो, अगर कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया गया है, मतलब कॉल ऑप्शन राइट किया गया है, सेल किया गया है, ओके, तो मार्केट अगर बढ़ रहा है, 110 हो रहा है, ओके, तो मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? बताओ। लॉस होगा। ठीक है, बिकॉज मैंने बेच दिया है। ठीक है, मार्केट बढ़ रहा है। ओके, मैंने बेच दिया है, मार्केट बढ़ रहा है, तो मुझे लॉस होगा। कितने का लॉस होगा बताओ? 100 रुपये का स्ट्राइक प्राइस है, 10 10 का लॉस होगा। ठीक है, ये -10। अच्छा, 90 पे बताओ क्या होगा? lakh 7 10 का प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट होगा, क्यों होगा? तो अच्छे से सोचो, मार्केट का प्राइस हो गया 90, स्ट्राइक प्राइस है 100, मुझे कुछ एक्सरसाइज ही नहीं होगा सर। एक्सरसाइज ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा ज़ीरो। मेरा यहाँ पे शॉर्ट कॉल ऑप्शन अगर मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, तो सामने वाला एक्सरसाइज नहीं करेगा, मैंने कॉल ऑप्शन बेचा है। ठीक है, जो जिसने खरीदा है वो एक्सरसाइज ही नहीं करेगा, बिकॉज मार्केट में 90 सस्ते में मिल रहा है और ऑप्शन में 100 रुपये है। ठीक है, तो एक्सरसाइज नहीं करेगा।
तो इसमें मुझे ना प्रॉफिट ना लॉस कुछ नहीं होगा। फर्स्ट वाले केस में 110 में केस में मुझे 10 रुपये का लॉस होगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे टोटल जो पोर्टफोलियो का वैल्यू होगा, टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू क्या होना बनेगा, 110x माइनस 10, यहाँ पे बनेगा 90x माइनस 0। करेक्ट, टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू ये बना। ठीक है, अब हेजिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी सिनेरियो आए, 110 आए या 90 आए, जो भी आए, दोनों ही केस में पोर्टफोलियो में कुछ चेंज नहीं आना चाहिए, दोनों की केस में पोर्टफोलियो का वैल्यू सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आइडियली इफ वी वांट अ परफेक्ट हेज, then 110x minus 10 should be equals to 90x minus 0। समझ में आ रहा है? अगर परफेक्ट हेज करने हैं तो फिर परफेक्ट हेज का मतलब तो यही होता है ना कि मार्केट का सिचुएशन जो भी हो, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों का सिचुएशन हर जगह पे सेम होगा। ठीक है, तो 110x माइनस 10 इक्वल्स टू 90x माइनस 0। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ तक? तो अगर मैं हम -10 इंटू हाँ, एक्स नहीं होगा, क्योंकि सॉरी, एक शेयर का नहीं एक शेयर पे 10 रुपीज़ का लॉस होगा ना। नहीं, देखो एक ऑप्शन के लिए हम एक्स नंबर ऑफ शेयर्स लिए हैं। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन 1 है, क्वांटिटी 1 है कॉल ऑप्शन का, पोर्टफोलियो में एक्स नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं। हाँ, पूरे ऑप्शन पे 10 का लॉस होगा। ठीक है, तो पूरा ऑप्शन का एक ऑप्शन के लिए 10 रुपये का लॉस है, जबकि पोर्टफोलियो में एक्स नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि 110 एक्स माइनस 10 शुड बी इक्वल्स टू 90 एक्स माइनस 0। तो अगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो क्या आ रहा है, तो इट विल बी, ये इक्वेशन तो समझ में नहीं आ रही है, इक्वेशन को थोड़ा सा देखो फिर से बता रहा हूँ। तो फिर हेजिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसे एक पोर्टफोलियो बनाओ, एक ऐसे नंबर ऑफ, एक ऐसे प्रॉपर वे से हेजिंग करो कि मार्केट का सिचुएशन जो भी हो जाए, 110 हो जाए या फिर 90 हो जाए, स्टॉक का प्राइस तो तुम्हें पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ अगर जितना भी हो मैच्योरिटी के बाद, 3 महीने के बाद, या ठीक है जितना भी हो जाए, 110 हो जाए या फिर 90 हो जाए, मेरे पोर्टफोलियो का वैल्यू सेम रहेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू गिरे, तब वही तो मतलब होता है हेजिंग का। ठीक है, कि पोर्टफोलियो ना प्रॉफिट ना लॉस होगा, मुझे पोर्टफोलियो, मेरे पोर्टफोलियो के वैल्यू में कुछ चेंज आएगा ही नहीं। ठीक है, तो हम अगर इसको अच्छे से लिखता हूँ, अलग से लिखता हूँ, देखो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं एक्स। ठीक है, ये जो हमने एक्स अज्यूम किया, देखो ये नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं। ओके, ये नंबर ऑफ स्टॉक्स है, एक्स जो है नंबर ऑफ स्टॉक्स है। ठीक है, बी एक्स फॉर वन ऑप्शन, एक ऑप्शन के लिए नंबर ऑफ स्टॉक्स एक्स है। ठीक है, मतलब हम एक ऑप्शन के अंदर एक्स नंबर ऑफ स्टॉक्स को हेज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? एक ऑप्शन के अंदर हम एक्स नंबर ऑफ स्टॉक्स को हेज कर रहे हैं। ओके, या फिर उल्टा बोल सकते हो कि एक्स स्टॉक्स के लिए एक ऑप्शन है। ओके, एक्स स्टॉक के लिए एक ऑप्शन है, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, एक्स स्टॉक्स हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, नंबर, क्वांटिटी लिख लेता हूँ, रुको, एक एक कॉलम है क्वांटिटी। ठीक है, और एक है प्राइस। ठीक है, कॉलम तो नहीं, प्राइस में आएगा सीधा, छोड़ो। ठीक है, क्वांटिटी यहाँ पे है एक्स। ओके, स्टॉक्स, ये स्टॉक्स हैं, तो प्राइस अगर 110 और 90 हो गया, ओके, तो एक्स स्टॉक का वैल्यू क्या होगा, 110 एक्स और ये 90 एक्स। करेक्ट, ऑप्शन के केस में क्या हुआ, ये लॉन्ग का पोजीशन है। ठीक है, पोजीशन, प्रोडक्ट, लॉन्ग, एक्स कॉन्ट्रैक्ट, एक्स नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, स्टॉक का पोजीशन है। तो हेज करने के लिए हम क्या लेंगे, शॉर्ट करेंगे, क्वांटिटी 1, ऑप्शन, प्रोडक्ट है ऑप्शन। ठीक है, तो इस केस में
शॉर्ट अगर कर रहे हैं तो अगर 110 हो रहा है तो हमारा लॉस होगा 10 रुपये का, बिकॉज सामने वाला एक्सरसाइज कर लेगा, 100 का स्ट्राइक प्राइस है सपोज, और 90 पे ये 0 होगा बिकॉज सामने वाला एक्सरसाइज ही नहीं करेगा। ओके, तो हमारा ना प्रॉफिट ना लॉस कुछ नहीं होगा। ओके, तो ये क्या बनेगा नेट में, अगर देखेंगे पोर्टफोलियो का नेट वैल्यू कितना बनेगा, 110x माइनस 10 और ये 90x माइनस 0। ठीक है, और हेजिंग का मतलब ही यही होता है कि पोर्टफोलियो का सिचुएशन, पोर्टफोलियो जो दोनों पोर्टफोलियो है, एक ऐसे हेज करो कि दोनों पोर्टफोलियो के वैल्यूज़ में कभी चेंज ही नहीं आए। तो मार्केट जो भी हो, ऊपर नीचे जो भी होना है हो जाए, बट जो पोर्टफोलियो का वैल्यू है वो चेंज नहीं होना चाहिए दोनों सिनेरियोज में। ठीक है, तो चलो उसको एक लाइन लिखा देता हूँ। द पर्पस ऑफ हेजिंग is to trade in such a quantity that the portfolio won't change in any scenario। ठीक है, मार्केट का सिचुएशन जो भी हो जाए, ये पोर्टफोलियो का वैल्यू जैसे चेंज नहीं होगा। तो उसके हिसाब से इट विल बी 110x माइनस 10 शुड बी इक्वल्स टू 90x माइनस 0। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 90x माइनस 0 भी लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं बताऊंगा 0 क्यों लिख रहा हूँ। तो ये क्या बनेगा, 110x माइनस 90x डिवाइडेड इक्वल्स टू 10 माइनस 0। करेक्ट, 10 को अगर यहाँ पे ले आया तो माइनस 0 रहेगा प्लस 10, तो 10 माइनस 0। ओके, सो इसको इक्वेशन सॉल्व करके निकाल तो सकते हैं डायरेक्टली, इक्वल्स टू 20x इक्वल्स टू 10, फिर x का 0.5 आएगा। ठीक है, x का वैल्यू आएगा 0.5। ओके, उस पर आऊँगा मैं, उससे पहले ये x को अगर कॉमन ले लूँ, 110 माइनस 90 इक्वल्स टू 10 माइनस 0। ठीक है, सो x इक्वल्स टू 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 110 माइनस 90। ठीक है, अब यहाँ पे 10 क्या है कि अगर मार्केट बढ़ा तो क्या वैल्यू होगा, ऑप्शन की वैल्यू में क्या चेंज आएगा। ठीक है, 10 वो है, और गिरा तो ऑप्शन का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना प्राइस चेंज हो रहा है, मतलब ऑप्शन के डेल्टा ऑप्शन, ऑप्शन का वैल्यू कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय मार्केट के वैल्यू कितना चेंज हो रहा है। करेक्ट, चेंज इन ऑप्शन वैल्यू under the two scenarios divided by change in market price under two scenarios। ठीक है, और डेल्टा भी बाई भी तो नहीं बोलूँगा यहाँ पे, हाँ डेल्टा भी चलो ठीक है, बाय डेल्टा पी। ठीक है, यहाँ तो किसी को डाउट है। कुछ भी डाउट नहीं है। अच्छा, आईसीआई में डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ होता है, मतलब C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय P1 माइनस P2, ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ होता है। ठीक है, अब दोनों ही अप्रोच लेके कर सकते हो। ओके, ये लॉजिकल अप्रोच है, मैं बोल रहा हूँ कि पोर्टफोलियो का वैल्यू अगर ये रहा, ठीक है, अगर नंबर ऑफ शेयर्स अगर हम एक ऑप्शन के बदले में एक्स नंबर ऑफ स्टॉक्स को हेज कर रहे हैं। ठीक है, तो लॉन्ग का पोजीशन है स्टॉक्स का कितना आएगा, 110x, और 90 अगर हो गया तो 90x आएगा। तो ऑप्शन जो शॉर्ट किए हैं उससे 10 रुपये का यहाँ पे लॉस होगा, यहाँ पे कुछ लॉस होगा ही नहीं, प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, बिकॉज सामने वाला एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो नेट में पोर्टफोलियो का वैल्यू इतना बचेगा। ठीक है, नेट पोर्टफोलियो वैल्यू। ओके,
सो हेजिंग का पर्पस हमने बोला कि जनरली दोनों का मार्केट सिचुएशन जो भी हो जाए दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। जब भी मार्केट 110 हो जाए, 80 हो जाए, 120 हो जाए, जो भी हो जाए, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। ओके, सो उस केस में हम 110x, तो अगर दोनों इक्वेशन को इक्वल मान के सॉल्व करोगे तो फिर x का वैल्यू है 0.5। तो इसका मतलब क्या है कि एक ऑप्शन के बदले में हम 0.5 शेयर्स को हेज कर रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि दो ऑप्शन में एक स्टॉक हेज होगा, ठीक है। ये x को बोला जाता है हेज रेशियो, ठीक है। जो भी निकाल रहे हो ना कि नंबर ऑफ कितने स्टॉक्स हेज हो रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड हेज रेशियो। ओके, x इज द हेज रेशियो। ओके, सो 0.5 जो है मतलब फॉर ईच शेयर, सॉरी फॉर वन ऑप्शन 0.5 shares are getting hedged। ठीक है, मतलब 0.5 शेयर्स के लिए एक ऑप्शन लेना चाहिए। ये उल्टा लिख दिया मैंने, ऐसा ना लिख के, रुको क्लियर लिखता हूँ जैसे समझ में आएगा। फॉर 0.5 shares we should take one option, we should short one option, one call option। ठीक है, 0.5 के लिए एक कॉल ऑप्शन, मतलब एक शेयर के लिए दो कॉल ऑप्शन लेना है, ठीक है। और वन शेयर, और फॉर वन शेयर टेक टू कॉल ऑप्शंस, ठीक है, शॉर्ट टू कॉल ऑप्शंस। क्लियर है? एग्जाम में डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट कर सकते हो, C1 - C2 डिवाइड बाई P1 - P2, या फिर ये लॉजिक करके भी कर सकते हो, दोनों सेम ही है, ठीक है। C1 - C2 मतलब C1 है कि फर्स्ट सिनेरियो में दो सिनेरियो ही देगा कि मार्केट एक रेंज दे देगा, जैसे बाइनोमियल मॉडल में होता है, ठीक है। क्योंकि ये बाइनोमियल मॉडल का ही पार्ट है, तो अगर एक रेंज दे रहा है तो C1 में जितना ऑप्शन का वैल्यू आ रहा है और C2 में ऑप्शन का वैल्यू जितना आ रहा है, C1 - C2 डिवाइड बाई P1 - P2। ओके, लिख देता हूँ आज पराई से। कुछ भी डाउट है तो पूछो। कुछ भी डाउट नहीं है? चलो ओके, इसके बाद अब चलते हैं। इतना सब अगर करना नहीं चाहते हो इक्वेशन इक्वेशन, तो डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। C1 - C2 डिवाइड बाई P1 - P2, ठीक है। बट आई एम अगेंस्ट द फॉर्मूलाज, बिकॉज बहुत सारे फॉर्मूलाज याद रखने पड़े, कितने याद रखेंगे यार। उसके बाद अभी देखते हैं कि अगर 0.5 शेयर लेते हैं, ठीक है, तो एक्चुअल में कैसे दिख रहा है पोर्टफोलियो, मेरा जो एक्चुअल पोर्टफोलियो है वो कैसे दिख रहा है। अगर 110 हो गया और 90 अगर हो गया 0.5 शेयर लेके, तो फिर एक्चुअल में क्या पोर्टफोलियो में क्या चेंज आ रहा है। हाउ द पोर्टफोलियो लुक्स आफ्टर परफेक्ट हेजिंग, कैसे दिख रहा है देखते हैं, ठीक है। अगर मान लो 110 हो गया या फिर 90 हो गया, ठीक है, सेम ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो किए थे, लॉन्ग पोजीशन क्वांटिटी प्रोडक्ट, ओके, पोजीशन क्वांटिटी प्रोडक्ट। तो हमारा यहाँ पे पोजीशन क्या था, लॉन्ग का पोजीशन था इक्विटी का, क्वांटिटी अब निकल गया है 0.5 शेयर है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है, इक्विटी, ओके। तो 110 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 55, ओके। 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 45, बिकॉज 0.5 शेयर्स लिए हैं, तो पोर्टफोलियो का वैल्यू इतना हुआ। और इस पे शॉर्ट शॉर्ट किए वन ऑप्शन, वन कॉल ऑप्शन,
एक कॉल ऑप्शन शॉर्ट किए हैं, 100 रुपये का स्ट्राइक प्राइस है, 110 का प्राइस हो गया, कितना आ रहा है लॉस? -10 का, यहाँ पे 0 आएगा, करेक्ट? तो देख सकते हो ये 45 हो गया, ये भी 45 हो गया। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? यस। हम यही तो करने की कोशिश कर रहे थे ना कि हेजिंग, प्रॉपर एक हेजिंग हो और मार्केट में जो भी सिचुएशन बने, ऊपर हो या नीचे हो, हमारा जो पोर्टफोलियो का वैल्यू है वो सेम होना चाहिए। 45 आ गया, ठीक है। अब चलो, अब चलते हैं वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ये जो डेल्टा हेजिंग। ये नहीं समझ में आया। नंदकिशोर समझ में नहीं आया? नहीं सर, ये नहीं समझ में आया पर। ऊपर वाला समझ में आया था या नहीं? हेजिंग तक समझ में आया था? जिन तक तो समझ में आ गया था। वही तो कर रहे हैं यहाँ पे, बस उसी सेम चीज़ को यहाँ पे जो ऊपर किए थे हम लोग, एक्स लेके किए थे ना, टेबल जो बनाए थे हाँ। लॉन्ग, सेम चीज़ को मैं यहाँ पे एक्स को इसके जगह 0.5 लेके कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा हेज रेशियो निकल गया, नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है एक्स लिए थे उसको मैं 0.5 लेके मैं देख रहा हूँ कि क्या इम्पैक्ट आएगा। 0.5 अगर ले रहे हैं तो पोर्टफोलियो का वैल्यू इंस्टेड ऑफ 110x इट विल बी 110 इंटू 0.5, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 90x की जगह 90 इंटू 0.5 के करके 45 आ गया। सेम ही चीज़ कर रहा हूँ, बस ये 0.5 लेके एक्स की जगह 0.5 पुट करके कर रहा हूँ, ओके। ओके। सो पुटिंग 0.5 in the place of x. अच्छा, डेल्टा हेजिंग को यूज़ करके पोर्टफोलियो का, सॉरी ऑप्शन का जो वैल्यू है वो निकाला जा सकता है, ओके। बेसिकली उन्होंने क्या बोला कि अच्छा यहाँ तक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, बिकॉज अदरवाइज बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो जाता है तो रिटेन नहीं कर पाओगे। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आएंगे इस पे फिर से। क्वेश्चन नंबर है 48 आई गेस, 49 नहीं, 49 नहीं, सॉरी 48 ही है, हाँ। ठीक है, क्वेश्चन में दे रहा है, एक और पार्ट है इसका, रुक जाओ। पहले ये वाला समझो अच्छे से, फिर जाके नेक्स्ट में वैल्यू ऑफ ऑप्शन जब कैलकुलेट करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। अगर ये नहीं समझे हो तो फिर वो नहीं समझ में आएगा। ओके, क्वेश्चन दे रहा है कि मिस्टर दयाल, ये एक ही क्वेश्चन हो, ठीक है, हेज रेशियो पे। मिस्टर दयाल इज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड का शेयर खरीदने जा रहा है, विच आर करेंटली सेलिंग एट 600 ईच, ठीक है। शेयर का प्राइस कितना चल रहा है? 600, शेयर का करेंट प्राइस, ठीक है, 600 चल रहा है। ही एक्सपेक्ट्स दैट प्राइस ऑफ शेयर में गो अप टू 780 और में गो डाउन टू 480, 480 जा सकता है या फिर 780 जा सकता है, ठीक है। तो इसको ऐसे चार्ट बना सकते हैं कि अभी जो 600 का प्राइस है वो 780 हो सकता है या फिर 480 हो सकता है, ओके। इन 3 मंथ्स, 3 महीने में इतना इतना हो सकता है। 3 मंथ्स भी लिख लेता हूँ, 3 मंथ्स है टाइम। द चांसेस ऑफ occurring such variations are 60% एंड 40% रेस्पेक्टिवली, ठीक है। 60% और 40% प्रोबेबिलिटी भी दे दिया है, ठीक है। तो पे इज पी इज 0.60 एंड पी इज 0.40, ओके। A call option on the shares of ABC Limited can be exercised at the end of 3 months with a strike price of 630। कॉल ऑप्शन कितने का मिल रहा है? 630 का, ठीक है।
What combination of share and option should Mr. Dayal select if he wants a perfect hedge? Combination of share कितने का लेना चाहिए बताओ, करके बताओ. क्या लेना चाहिए बताओ. नंद किशोर, अगर समझे हो तो बताओ. व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर एंड ऑप्शन शुड बी टेकन. आया किसी का? 0.5. 0.5 आ रहा है, बढ़िया. किसी और का और कुछ आया? मिहिर, लिप्सा 0.5, वेरी गुड. ओके, देखो ये वाला मैं आई से ए के फॉर्मूला के हिसाब से करूँगा, दोनों इक्वेशन के हिसाब से भी करते हैं, ठीक है. मान लो हमारे पास दो सिचुएशन है अभी, 780 और 480, ठीक है. लेट द नंबर ऑफ शेयर्स बी एक्स. नंबर ऑफ शेयर्स बी एक्स फॉर वन ऑप्शन, ठीक है. एक ऑप्शन के लिए नंबर ऑफ शेयर्स है एक्स. ओके, तो पोर्टफोलियो का वैल्यू, अच्छा इसको भी ऐसे ही लेता हूँ, पोजीशन, प्रोडक्ट, फिर क्वांटिटी. ओके, पोजीशन है लॉन्ग, प्रोडक्ट है इक्विटी, क्वांटिटी है एक्स. तो ये कितने का आएगा? 780x. ये आएगा 480x, ठीक है. और शॉर्ट करेंगे तो एक ऑप्शन, एक कॉल ऑप्शन शॉर्ट करेंगे, ठीक है. वन कॉल ऑप्शन. कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है 630. ओके, तो बताओ यहाँ पे मुझे कितना प्रॉफिट लॉस क्या होगा? 630, 630, 150, 150 का लॉस होगा, बिकॉज मैं कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर रहा हूँ तो सामने वाला एक्सरसाइज कर लेगा. और यहाँ पे ज़ीरो होगा बिकॉज 630 में स्ट्राइक राइट है, मार्केट में 480 है. सो ऑफकोर्स वो मार्केट से खरीदेगा, मुझसे नहीं खरीदेगा. ओके, तो इक्वेशन के हिसाब से 780x माइनस 150 शुड बी इक्वल्स टू 480x माइनस 0. ओके, सो x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो इतना आएगा 150 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 780 माइनस 480, ठीक है. इतना कुछ ना करके बस डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके भी निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे वो बताता हूँ. जो आ रहा है 0.5, ठीक है. देखो हम जो ये चार्ट बना रहे हैं ना, 600 का 780 हो सकता है, 480 हो सकता है, ठीक है. स्ट्राइक प्राइस है 630, ठीक है. अच्छा, तो यहाँ पे वैल्यू, ऑप्शन का वैल्यू कितना होगा? बाइनोमियल मॉडल के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन का वैल्यू कितना होना चाहिए? 150. ऑप्शन का वैल्यू कितना होना चाहिए? 150. यहाँ पे ऑप्शन का वैल्यू 0 होना चाहिए बाइनोमियल मॉडल के हिसाब से, याद करो, ठीक है. तो बेसिकली हेज रेशियो क्या बोलता है? हेज रेशियो या डेल्टा जिसको बोलते हैं हम, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस. मतलब 150 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 780 माइनस 480, जो कि हमने यहाँ पे किया, ठीक है. समझ में आया? 600 का हम जो बोल रहे हैं कि 780 या 480 होगा. ओके, तो उसका ऑप्शन का वैल्यू क्या रहेगा? 150 या फिर 0. ओके, तो 780
माइनस सॉरी 150 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 780 माइनस 480, ठीक है। C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय P1 माइनस P2, ठीक है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट में क्वेश्चन से पूछा है, क्वेश्चन में व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ऑप्शन टुडे, ठीक है, यूजिंग डेल्टा हेजिंग अप्रोच। ये डेल्टा हेजिंग अप्रोच यूज़ करके वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालने के लिए बोला है। अच्छा, मैंने यहाँ तक कवर करवाया था। ये पार्ट में हेज रेशियो में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? ये हेज रेशियो है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में हेज रेशियो पूछ रहा है तो ये है हेज रेशियो, ठीक है। डेल्टा जो है वही हेज रेशियो है। लिखे हैं क्या, कहीं पे लिखा है या नहीं? लिख लेते हैं, एक्स दिस इज योर हेज रेशियो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है हेज रेशियो क्या है तो ये हेज रेशियो है, मतलब एक ऑप्शन के लिए कितने शेयर्स, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ऑप्शन टुडे, ओके। सो बेसिकली ऑप्शन का वैल्यू, डेल्टा हेजिंग का ये जो मेथड है वो क्या बोलता है कि जो भी पोर्टफोलियो का वैल्यू रहेगा, ये भी देख लेते हैं कि पोर्टफोलियो के वैल्यू में क्या चेंज होगा। एक्स का तो वैल्यू निकाल लिया हमने 0.5, यही सेम चीज़ मैं फिर से करवा रहा हूँ, ठीक है। पोर्टफोलियो के वैल्यू में क्या चेंज आएगा, पोजीशन, फिर प्रोडक्ट और क्वांटिटी, ठीक है। ये हो गया 780 और 480, ओके। अब पोजीशन लॉन्ग का था, प्रोडक्ट था इक्विटी, क्वांटिटी था 1, सॉरी 0.5 है, यहाँ पे क्वांटिटी आ गया हमारा, एक्स का वैल्यू आ गया 0.5, ठीक है। 0.5 पुट किया तो 0.5 पुट करके कितना आ रहा है, 780 इंटू 0.5 कितना आ रहा है, 390 आई थिंक, यस। और ये आएगा 240, ठीक है। एक कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया, शॉर्ट कॉल ऑप्शन 1, कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स इसमें लॉस आएगा 150 का और इस पे 0, ओके। तो देख सकते हो कि पोर्टफोलियो का वैल्यू 240 ही रहा, करेक्ट, करेक्ट है यहाँ तक। Yes. पोर्टफोलियो का वैल्यू में अभी डेल्टा हेजिंग का क्या बोलता है, फॉर्मूला जो मेथड है ऑप्शन वैल्यूएशन के लिए, वो क्या बोलता है कि अभी अगर 0.5 शेयर्स ले रहे हैं, ठीक है, मतलब एंड में 240 हमारा पोर्टफोलियो का जो वैल्यू रहेगा वो हमारा कैश इनफ्लो होगा। एंड में 240 का हमारा कैश इनफ्लो होगा, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि जो 240 का अभी का प्रेजेंट वैल्यू होना चाहिए, जो अभी कैश फ्लो हो रहा है, ठीक है, मतलब अभी हमारा, अभी हम अगर एक स्टॉक अभी खरीद रहे हैं, 0.5 स्टॉक्स खरीद रहे हैं, ठीक है। अभी का प्राइस कितना है, क्वेश्चन में दिया है 600, करेक्ट, 600 का प्राइस दिया है। तो इफ़ वी आर बाइंग स्टॉक ऑफ 600 नाउ, बाइंग 0.5 स्टॉक ऑफ 600 of rupees 600 and shorting one call option now. Now, ठीक है। अच्छा, जब शॉर्ट करते हैं, ठीक है, तो पता है शॉर्ट जब करते हैं तो हमें प्रीमियम मिलता है, ओके। प्रीमियम में हम कॉल ऑप्शन सेलर हैं, ठीक है, हम ऑप्शन सेल किए हैं तो हमें प्रीमियम मिलेगा, ओके। कॉल ऑप्शन जब सेल करते हो तो प्रीमियम मिलेगा, जब बाय करते हो तो प्रीमियम देना पड़ेगा, ठीक है। ये पार्ट सबका क्लियर है कि जब कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, जो भी कोई भी ऑप्शन बाय करते हैं तो प्रीमियम देना पड़ता है, ठीक है। जब भी कोई ऑप्शन सेल करते हैं तो प्रीमियम हमें मिलता है, सामने वाला देगा, जो खरीदा है वो देगा हमें प्रीमियम, उसके बदले में हम ऑब्लिगेशन लेते हैं, ठीक है। शॉर्टिंग वन कॉल ऑप्शन नाउ, सो वी विल रिसीव प्रीमियम, करेक्ट। तो हमारा अभी कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है, 600 इंटू 0.5 माइनस कॉल ऑप्शन, एक कॉल ऑप्शन, तो मैं कॉल ऑप्शन का मान लो वैल्यू में ले रहा हूँ पी, ठीक है, या फिर वी, जो भी है पी, ठीक है।
फिर दिस शुड बी इक्वल्स टू जो पोर्टफोलियो का जो एंड में बेचने के बाद जो कैश फ्लो रहेगा, ठीक है, पोर्टफोलियो का एंड में मैच्योरिटी ऑन एक्सपायरी जितना कैश फ्लो रहेगा 240, डेल्टा हेजिंग बोलता है कि 240 का जो प्रेजेंट वैल्यू है, तो बेसिकली इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है, पी इतना हो कि इनफ्लो और आउटफ्लो सेम हो, तो इट शुड बी 240 का प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, 1+R। समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? 240 जो होगा वो एंड में इनफ्लो होगा हमारा। तो ये जो डेल्टा हेजिंग को यूज़ करके वैल्यू ऑफ ऑप्शन भी निकाला जा सकता है। दिस इज कॉल्ड रिस्क फ्री पोर्टफोलियो अप्रोच, ठीक है। रिस्क फ्री पोर्टफोलियो अप्रोच क्या बोलता है कि जितना आउटफ्लो होगा, अभी आउटफ्लो हो रहा है, जितना इनफ्लो हो रहा है, ठीक है, कंसिडरिंग उसका अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे यूजिंग द डिस्काउंट रेट जो रिस्क फ्री रेट के हिसाब से, तो दोनों आइडियली सेम होना चाहिए, ठीक है। ये सब मार्केट में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऐसे निकाला नहीं जाता है, ओके। बट अगर रिस्क फ्री अप्रोच फॉलो करे हो कि बिल्कुल रिस्क नहीं है, बाकी कुछ रिस्क है ही नहीं, मार्केट में मार्केट रिस्क इन्वॉल्व है जो कि बहुत बड़ा रिस्क है, ओके। इसमें अगर रिस्क फ्री लो, ठीक है, सारा बाकी सब इग्नोरिंग मार्केट रिस्क, देन आएगा, देन ये इक्वेशन इज जितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, दिस इज कैश आउटफ्लो, ये कुछ अलग कलर में लिखा रहा हूँ, कैश आउटफ्लोज टुडे, ठीक है, एंड दिस इज कैश इनफ्लोज, present value of cash inflow after 3 months, cash inflow after 3 months। समझ में आ रहा है? ये कैश आउटफ्लोज है आज कितना हो रहा है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। तो अगर इक्वेशन में सॉल्व करोगे तो पी का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ? 1+R के, आर कितना दिया है? आर क्वेश्चन में दिया है 10% पर एनम, हमें 3 महीने के लिए चाहिए, 3 महीने ही है ना पीरियड? हाँ 3 मंथ्स है, तो 10% विल बी 10 × 3/12 कितना आ रहा है? 2.5, सो इट विल बी 240 डिवाइडेड बाय 1+025, 025 बताओ कितना आ रहा है? 65.85। 65.85, हम्म, ठीक है, पी का वैल्यू है 65.85। ये अगर रिस्क न्यूट्रल अप्रोच जो ऊपर फॉलो किए थे, एक और पढ़े थे परसों, ठीक है, बाइनोमियल मॉडल में अगर रिस्क न्यूट्रल अप्रोच फॉलो करके करोगे तो उसका वैल्यू अलग आएगा, ठीक है, उस पर भी करेंगे। अच्छा इतना तक समझ में, ये पूछा क्वेश्चन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ये समझ में आया कि नहीं? कुछ भी डाउट है तो पूछो। yes, yes। नंद किशोर क्लियर है? यस सर। ओके चलो अब चलते हैं। अब क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द ऑप्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा ऑप्शन में, तो उसके लिए हमें एक्सपेक्टेड प्राइस निकालना पड़ेगा फ्यूचर का, कितना रहेगा एक्सपेक्टेड प्राइस। एक्सपेक्टेड प्राइस निकालने में हम माहिर है, कैसे निकालते थे एक्सपेक्टेड प्राइस? ऑप्शन का वैल्यू अगर दे दिया है, प्राइस कितना है 780, 480, ओके, प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी कितना परसेंट था, 60/40 ना, हाँ 60/40, 0.6, 0.40, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या निकलेगा 150, यहाँ पे 0 बिकॉज 630 का एक्सरसाइज प्राइस है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन अगर 0 है, सो V इंटू पी, ठीक है, दिस विल बी 90, दिस इज 0, सो टोटल विल बी 90, ओके। सो फ्यूचर में 90 रहेगा प्राइस, एक्सपेक्टेड प्राइस है 90, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ठीक है, 90 रहेगा। आज वैल्यू कितना है 65.85,
ओके, तो ऑप्शन में दोनों का मतलब आज अगर हम खरीद रहे हैं 65.85 रहेगा और फ्यूचर में उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 एक्सपेक्टेड। ओके, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न विल बी 90 माइनस 65.85 डिवाइडेड बाय 65.85 टू 100। ओके, क्लियर है या कुछ भी डाउट है यहाँ तक? पूरा क्लियर है सबका? देखो डेल्टा हेजिंग पे के ऊपर एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको ही घर पे प्रैक्टिस करना। चलो एक और तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। डेल्टा का मतलब, अब तो हम लोग हेजिंग के पर्सपेक्टिव से इसको समझ लिए। डेल्टा का देखो, जो डेल्टा हेजिंग का फॉर्मूला है, पहले तो डेल्टा होता क्या है, ठीक है। जो ऑप्शन ग्रीक ऊपर देखे थे उसमें डेल्टा था पहले, ठीक है, डेल्टा। ओके, डेल्टा क्या होता है कि अगर स्टॉक का वैल्यू 1 रुपी चेंज हुआ, ठीक है, ये सब बेसिकली डेल्टा थीटा गामा रो ये सब क्या चेक करते हैं कि जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो ऑप्शन के वैल्यू को इम्पैक्ट डालते हैं ऑप्शन के वैल्यू के ऊपर। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमने देखा कि स्टॉक का जो स्पॉट प्राइस है या फिर टाइम टू मैच्योरिटी, टाइम टू एक्सपायरी और वोलेटिलिटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब इम्पैक्ट डालते हैं, हमने देखा, ठीक है। तो ये सब कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं वो देखने के लिए ये ऑप्शन ग्रीक्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ग्रीक का मतलब क्या है वो भी लिखते हैं। ऑप्शन ग्रीक, ठीक है। देयर आर वेरियस फैक्टर्स factors that impact the option prices. To measure the impact created by each factor, a Greek has been assigned to each factor. हर फैक्टर को एक एक ग्रीक असाइन किया गया है, ठीक है। टाइम के लिए एक ग्रीक है थीटा, डेल्टा और ऑप्शन स्पॉट के प्राइसेस के लिए डेल्टा है, ठीक है, वोलेटिलिटी के लिए वीगा है। ऐसे बहुत ऐसे फैक्टर्स, 5 फैक्टर्स असाइन किए गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली डेल्टा है, डेल्टा थीटा रो वीगा गामा, ठीक है, ऐसे 5 फैक्टर्स हैं। मतलब ये चीज़ क्या बोलते हैं, ये ग्रीक्स क्या बोलते हैं, ये जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये अगर 1 यूनिट से चेंज हुए, ठीक है, ये जो फैक्टर्स हैं ये अगर 1 यूनिट से चेंज हुए तो हमारे स्टॉक के सॉरी ऑप्शन के प्राइसेस में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, समझ में आ रहा है? ये जो ऑप्शन ग्रीक्स हैं ये अगर 1 फैक्टर से 1 यूनिट से अगर चेंज हुए, ठीक है, ये अगर 1 यूनिट से चेंज हो रहे हैं तो हमारे जो ऑप्शन का जो प्राइस है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, डेल्टा होता है कि स्पॉट प्राइस, दिस इज रिलेटेड टू स्पॉट प्राइस ऑफ एसेट, ठीक है। मतलब एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब क्या है, अच्छा इसको मैं अभी हटा देता हूँ, डेल्टा पहले पढ़ते हैं। मतलब कि स्पॉट प्राइस में, एसेट के प्राइस में अगर 1 रुपये का चेंज हुआ तो ऑप्शन के वैल्यू में कितना चेंज हो रहा है। ओके, स्पॉट प्राइस ऑफ एसेट मतलब इफ एसेट चेंज्ड बाय 1% by 1 rupee, how much the option price will change। ठीक है, अभी जो फॉर्मूला है ICI का वो अभी तुम्हें समझ में आएगा। देखो ICI का क्या फॉर्मूला था, C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय P1 माइनस P2 हेजिंग के लिए, ठीक है। वही डेल्टा का फॉर्मूला है, देखो कैसे यूज़ हो रहा है। तो डेल्टा देख सकते हो कि P1
P1 माइनस P2 में हम क्या कर रहे थे यहाँ पे 780 माइनस 480 हम लोग के, यहाँ पे 150 माइनस 0 की, ठीक है। इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि फॉर 1 रुपी चेंज इन, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कितना चेंज हुआ, यहाँ पे 150 का चेंज हुआ, यहाँ पे 300 का चेंज हुआ, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि ऑप्शन अगर स्टॉक के वैल्यू में 1 रुपया चेंज होने के बदले में ये कितना चेंज हो रहा है। स्टॉक में अगर 1 रुपये का चेंज हुआ तो ऑप्शन में कितने का चेंज हो रहा है, 0.5 का। समझ में आया? आ रहा है समझ में? डेल्टा का मतलब है कि अगर एसेट के प्राइसेस में 1 रुपये का चेंज हो रहा है तो ऑप्शन के प्राइस में कितना चेंज आएगा, ठीक है। क्लियर है या फिर डाउट हो रहा है? क्लियर। ओके। तो सिमिलरली इसके बाद चलते हैं थीटा पे। ये डेल्टा हो गया, डेल्टा बस इतना ही है, ठीक है। डेल्टा है, ऊपर देखा डेल्टा को जनरली डेल्टा और हेज रेशियो भी बोला जाता है, डेल्टा और हेज रेशियो, ठीक है। इस पे जनरली थ्योरी क्वेश्चंस ही आएंगे ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव इफ यू आस्क मी। ये प्रैक्टिकली भी इंटरव्यूज़ में पूछते हैं कि ऑप्शन ग्रीक्स में बारे में बताओ, दे लास्क एनी ऑफ दिस ग्रीक्स, ठीक है। डेल्टा थीटा गामा रो भीगा क्या है ये भी पूछ सकते हैं। एंड देन मार्केट में अगर आप रियल मी ऑप्शन वैल्यूएशन या फिर ऑप्शन वैल्यूएशन में तो नहीं, ऑप्शन अगर ट्रेडिंग पे जाओगे तो उस पे भी ये सब टर्म्स का यूज़ होगा, ठीक है। डेल्टा रो गामा बीटा क्या क्या है, बीटा तो नहीं है, डेल्टा थीटा, ठीक है। सो इसके भी ऊपर एक लाइन लिखा देता हूँ, भूल ना जाओ। 0.5/1 means this is same as hedge ratio, okay, means for 1 rupee change, per rupee is 1 change in asset price, the option value will change by 0.5. ओके, ठीक है। ये हो गया डेल्टा। फिर चलते हैं थीटा पे, ओके। थीटा क्या होता है, अच्छा डेल्टा थीटा से पहले गामा पढ़ लेते हैं। गामा और डेल्टा लिंक्ड है, ओके। देखो अगर बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो बोलना, ठीक है। बेसिकली जैसे नॉर्मल स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं ना, स्टॉक्स ऊपर गए हैं तो फिर नीचे आ जाएंगे, स्टॉक्स ऊपर गए हैं तो नीचे आ जाएंगे, अगर नीचे गया है तो हो सकता है कि ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे पॉसिबिलिटीज। ऑप्शन के केस में वैसे नहीं होता है, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा ऑप्शन की एक्सपायरी है, ठीक है, 3 मंथ के बाद एक्सपायर हो जाएगा ऑप्शन, कुछ वैल्यू नहीं रहेगा उसका। तो ऑप्शन अगर बहुत अंदर चला गया, ठीक है, बहुत आउट द मनी चला गया है, बहुत नीचे चला गया है ऑप्शन का वैल्यू, मतलब अंडरलाइंग एसेट का वैल्यू, तो ये डाउटफुल है। कि ये कितना कितना आ पाएगा, ऊपर आ पाएगा, ठीक है। सो बेसिकली गामा क्या मेजर करता है, गामा बोलता है कि चेंज इन डेल्टा, ओके। डेल्टा क्या मेजर करता है, स्टॉक अगर 1 रुपया चेंज हुआ तो ये कितना चेंज होगा। गामा क्या मेजर करता है कि डेल्टा में कितना चेंज आ रहा है फॉर 1 रुपी चेंज इन द प्राइस ऑफ एसेट, फॉर 1 रुपी चेंज इन प्राइस ऑफ एसेट, ठीक है। गामा का सिंबल जो है गामा का ये है, ठीक है, आर करके एक सिंबल है गामा का। सो चेंज इन डेल्टा फॉर 1 रुपी चेंज इन प्राइस ऑफ एसेट, ओके। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि डेल्टा डेल्टा का सिंबल ये है, आ गया, डेल्टा का सिंबल है, ठीक है, ये डेल्टा का सिंबल है। सो डेल्टा चेंज इन डेल्टा डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, मतलब डेल्टा कितना चेंज हो रहा है फॉर 1 रुपी चेंज इन एसेट, ये सब मेजर करने के लिए देखते हैं, ठीक है। मतलब कोई अगर ऑप्शन कोई अगर स्टॉक अगर 1 रुपया मूव कर रहा है तो हमने देखा कि ये 0.5 मूव हो रहा है, ठीक है।
तो ये ऑप्शन ये जो 0.5 है ये कांस्टेंट तो नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि बिकॉज बहुत ज़्यादा अगर आउट द मनी चला गया ऑप्शन का वैल्यू तो ये बहुत ज़्यादा मूव करेगा, ठीक है। ऑप्शन के प्राइसेस में, सॉरी, अंडरलाइंग एसेट के प्राइसेस में अगर 1 रुपये का चेंज हो रहा है तो यहाँ पे हो सकता है कि 2 रुपये का चेंज हो जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए। नंदकिशोर या मिहिर, मिहिर कुछ डाउट है? मिहिर कुछ डाउट है? अदरवाइज यू कैन गो ऑन म्यूट। ओके, देखो हमने देखा, ये समझाता हूँ, ठीक है, गामा का यूज़ कहाँ होता है, क्यों होता है। देखो डेल्टा जब हम बोल रहे हैं कि 0.5 रहेगा एक में, ठीक है, 1 रुपये का एसेट के प्राइसेस के हिसाब से वो 0.5 रह रहा है। बट जैसे जैसे आउट द मनी, बहुत आउट द मनी चला गया कोई ऑप्शन, या फिर बहुत इन द मनी चला गया, तब भी क्या 1 रुपये के एसेट के प्राइसेस चेंज में ये 0.5 ही चेंज होगा कॉन्स्टेंटली? नहीं, बिकॉज जब बहुत आउट द मनी, बहुत ऑप्शन का वैल्यू गिर जाता है ना, स्टॉक के वैल्यू में क्या होता है कि गिर गया तो ऊपर उठेगा। ऑप्शन का वैल्यू अगर बहुत गिर गया है ना तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो अप, बिकॉज ये अंडरलाइंग एसेट के ऊपर डिपेंड करता है और इसका एक एक्सपायरी है, ठीक है। अगर एक्सपायरी तक उतना तक नहीं जा पाया तो फिर ऑप्शन का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इतना जल्दी ऊपर बढ़ता नहीं है, कहने का मतलब है। अच्छा, मैं जो बोल रहा हूँ ये अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो बोलना, ठीक है, क्योंकि मे बी आई एम टॉकिंग एट लिटिल बिट हाई लेवल, अगर नहीं है समझ में आ रहा है तो बोल सकते हो। देखो अगर मैं जो बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हेज रेशियो हम डेल्टा बोल रहे हैं कि 1 रुपये का स्टॉक में 0.5 ऑप्शन का वैल्यू 0.5 चेंज होगा, ओके, ये अभी बोल रहे हैं, ठीक है। ये कब बोल रहे हैं हम? जब ऑप्शन का वैल्यू था, सॉरी, जो इसका वैल्यू था कितना, स्टॉक का प्राइस है 600, ठीक है, और स्ट्राइक प्राइस 630 है। हमें लग रहा है कि 780 480 जाएगा, ठीक है, 600 है। यहाँ तक आते आते मान लो कि इसका वैल्यू गिर के, ठीक, कॉल ऑप्शन है 630 था, स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन का 630 है, ओके। तो यहाँ पे इसके बेसिस पे हम बोल रहे थे कि 0.5 एक स्टॉक के एक चेंज पे ये 0.5 चेंज होगा। बट ये 600 से गिरते 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 मान लो 200 तक आ गया, ठीक है, कुछ बहुत बड़ा हादसा हो गया, कुछ ऐसे हो गया, ये 200 तक आ गया, ओके, प्राइस। तो ये ऑप्शन का वैल्यू बहुत गिरा होगा, 630 का जो स्ट्राइक प्राइस है, ये मान लो कि इसका ऑप्शन का वैल्यू कुछ था 50 रुपया था ऑप्शन का वैल्यू, ठीक है। ये 50 रुपये का वैल्यू 600 से 200, स्टॉक स्टॉक गिरा 600 से 200 तक, ठीक है। 50 रुपये का वैल्यू गिरते गिरते कितना परसेंट में भी बहुत ज़्यादा गिर के ये हो गया होगा 10 के आसपास, ठीक है। कहने का मतलब है कि क्या अभी भी हम बोलेंगे कि स्टॉक के 1 रुपये के चेंज के हिसाब से ये 0.5 चेंज होगा? नहीं, बिकॉज 630 के ऊपर जाएगा, स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जाएगा, तभी जाके कॉल ऑप्शन का कुछ वैल्यू रहेगा, अदरवाइज कॉल ऑप्शन ज़ीरो हो जाएगा, कल हमने पढ़ा था। स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर एंड तक रहा तभी जाके कॉल ऑप्शन का कुछ वैल्यू बचेगा, अदरवाइज कॉल ऑप्शन का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक अगर 200 से कितना चांस है कि ये 630 के ऊपर जाएगा, ठीक है, आधा टाइम जा चुका है और आधा ही टाइम बचा है, कितना चांस है कि 200 से 630 के ऊपर जाएगा? बहुत कम चांस है। तो डेफिनेटली हम इसके हिसाब से ये नहीं बोल सकते कि जो हम बोल रहे थे एक शेयर के एक प्राइस के चेंज के हिसाब से 0.5 चेंज हो रहा है, ये अब नहीं होगा, ठीक है। तो अब कल अगर प्राइस इसका 210 भी बढ़ रहा है ना तो ये 0.5 नहीं बढ़ेगा, और मतलब 10 से 15 नहीं हो जाएगा, ये कितना बढ़ेगा, ये बस 10 से 10.5 या 11 होगा, बिकॉज इसका कुछ वैल्यू बच ही नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी वैल्यू अगर इसका 250 भी आ गया, ठीक है, तो मे बी ये बढ़ के 12 हो जाएगा, बट बहुत ज़्यादा बढ़ के 50 तक नहीं आ जाएगा, समझ रहे हो? क्योंकि एक ही इतना ही टाइम बचा है, और टाइम इतना ही बचा है, और 12 से इसको 50 तक का सफ़र तय करना है, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ओके। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे एसेट के प्राइसेस चेंज होंगे ये डेल्टा भी चेंज होगा। समझ में आया? आया कि डाउट है? क्लियर है पूरा? Yes, sir.
क्या यार, इतने जल्दी कैसे समझ आए? मुझे ये समझने में बहुत टाइम लगा था जब मैं पढ़ाई कर रहा था। एनीवेज चलो, चेंज इन डेल्टा फॉर, इसके ऊपर एक लाइन लिखता हूँ कि वी कैलकुलेटेड द डेल्टा टू बी 0.5, but as soon as the prices start declining, as soon as the time lapses, time, as soon as we uh, go till expiry, as soon as the time passes, and the passes, the out the money column, the extreme out the money or extreme in the money options don't move. एक सेकेंड ना, don't move as per the delta, don't move as per the don't move exactly as the as per the asset price, ठीक है? वो कभी भी ऐसे मूव नहीं करते थे एग्जैक्टली, बट बेसिकली कहने का मतलब है कि डेल्टा जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है? अच्छा, ये लाइन में भी गलत हो जाएगा, गलत समझ लोगे तो ये लिख नहीं रहा हूँ, तो रुको, डोंट मूव एग्जैक्टली नहीं, डोंट मूव extreme in the money options, the option prices react to, don't react to the asset prices in a normal way. As there is very less time left for expiry, and there is less chance of changing the status from OTM to ITM और ITM to OTM, ठीक है? मतलब बहुत ऊपर चले गए हैं तो इनके तो बहुत कम चांस है ना कि नीचे आ सके, या फिर बहुत नीचे चला गया तो इसके बहुत कम चांस है कि ऊपर जा सके। ओके, सो डेल्टा डजंट रिमेन कांस्टेंट, hence we have to measure how the delta is changing in 1 rupee change in the asset value। ठीक है? अच्छा, ये जो ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं ना, इसको हर रोज़ मॉनिटर किया जाता है, ठीक है? 3 महीना जब तक एक्सपायरी है, मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कैसे हो रहा है। जैसे 3 महीने का एक्सपायरी है तो ये हर रोज़ हर सेकंड में मॉनिटर करते हैं कि ये कैसे कैसे मूव कर रहा है, तो उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं, ठीक है? शुड वी कीप दिस, शुड वी बाय दिस ऑप्शन और नॉट एट दिस पॉइंट, ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है? कितना मूव कर रहा है और ज़्यादा आउट द मनी से जा पाएगा कि नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा नीचे चला गया ऊपर जा पाएगा कि नहीं, ठीक है? ये सब के लिए गामा का यूज़ होता है। ठीक, बेसिकली गामा बोलता है कि डेल्टा कितना चेंज होगा। डेल्टा क्या बोला कि ऑप्शन का प्राइस कितना चेंज होगा फॉर 1 रुपी चेंज इन एसेट वैल्यू। गामा क्या बोल रहा है कि अगर 1 रुपये का एसेट वैल्यू चेंज हो रहा है तो डेल्टा में क्या चेंज आएगा। ठीक है,
अब चलते हैं थीटा पे। ठीक है, अच्छा 7:30 हो गया है। आई टेक 5 और 10 मिनट्स, आज पूरा डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट ही टॉपिक है ऑप्शन ग्रीक के साथ। तो इसमें हम लोग डेल्टा और गामा कवर कर लिए, थीटा, रो और वी का। ठीक है, ये 3 बाकी है। थीटा सिमिलरली क्या बोलता है, हमने देखा कि टाइम वैल्यू जिसका जिसका ज़्यादा टाइम है, ज़्यादा टाइम बचा है एक्सपायरी का, उसका ज़्यादा कुछ वैल्यू है। ठीक है, सो थीटा इज ऑल्सो कॉल्ड टाइम वैल्यू। ठीक है, it measures the um, change in option value for change in time. For change in time. ओके, हमने देखा था कल कि जिसका ज़्यादा, जो कल एक ऑप्शन देखा था ना 284 या कुछ था प्राइस उसका, 264, उसका अभी अगर देखोगे तो उसका प्राइस और गिर गया होगा, मे बी 190 के आसपास कुछ होगा। ठीक है, अनलेस कल कुछ अंडरलाइंग एसेट के प्राइसेस में कुछ चेंज हो गया हो। अगर अभी देखोगे तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर गए होंगे। ओके, सो थीटा इज ऑल्सो कॉल्ड टाइम वैल्यू, इट मेजर्स द चेंज इन ऑप्शन वैल्यू पर चेंज इन टाइम। ओके, थीटा का सिंबल जनरली होता है ये। ठीक है, तो एंड ऑप्शन प्राइसेस जनरली स्टार्ट डिक्लाइनिंग ऑप्शन प्राइसेस नहीं लिखूंगा, थीटा लिखता हूँ। ठीक है, थीटा और टाइम वैल्यू, थीटा जनरली स्टार्ट डिक्लाइनिंग as we approach towards expiry। ठीक है, जैसे जैसे हम एक्सपायरी तक अप्रोच करेंगे तो धीरे 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 थीटा का जो वैल्यू है वो जीरो होते 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 जाएगा। ठीक है, सो थीटा को मेज़र करने के लिए होता है बेसिकली डेल्टा भी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, टाइम के हिसाब से थीटा कितना चेंज हो रहा है, सॉरी प्राइस कितना चेंज हो रहा है। ओके, फिर इसके बाद आता है रो, और जो दो है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। रो जो है, रो बेसिकली, रो का सिंबल है पी। ठीक है, रो बेसिकली क्या मेजर करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फैक्टर है ये। सो बेसिकली ये बोलता है कि चेंज इन ऑप्शन वैल्यू फॉर 1 रुपी चेंज इन अंडरलाइंग, 1 रुपी चेंज इन इंटरेस्ट रेट रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, 1 रुपी और 1% चेंज इन इंटरेस्ट रेट, इन रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है तो इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये मेजर करता है। डेल्टा भी बाई डेल्टा आर ले सकते हो। ठीक है, रो, बाकी रहा वोलाटिलिटी वी। वोलाटिलिटी है स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको बोलते हैं, वीगा। वोलाटिलिटी लिख लिया, ये वो वीगा है। ठीक है, वी। ओके, सो ये बोलता है कि चेंज इन ऑप्शन वैल्यू और चेंज इन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वोलाटिलिटी फॉर 1% चेंज इन वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है पता है, कि बेसिकली अभी जितना रिटर्न है वो कितना ऊपर या कितना नीचे जा सकता है, कितना बेसिकली कितना वोलाटाइल है। ठीक है, तो कितना वोलाटिलिटी कितना चेंज हो रहा है, वोलाटिलिटी अगर 1% चेंज हो रहा है तो ऑप्शन की वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है। ओके, सो उसको बोला जाता है, मेजर किया जाता है यूजिंग वीगा। ओके, यहाँ पे एक चीज़ याद रखने के लिए देख सकते हो, वीगा वी तो वोलाटिलिटी। ठीक है, वीगा वी तो ये वोलाटिलिटी वी, रो आर
तो ये रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट आर, ठीक है। थीटा टी, तो ये टाइम वैल्यू टी, ओके। फिर यहाँ पे अब बाकी किसी का कुछ रिलेशन नहीं है, डेल्टा का कुछ रिलेशन नहीं है, गामा का नहीं है, गामा का तो नहीं है। फिर थीटा का टाइम वैल्यू है, आर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वी का वॉलेटिलिटी, ठीक है। तो बेसिकली फिर से समराइज कर रहा हूँ कि जो डेल्टा क्या मेज़र करता है कि स्टॉक का प्राइस अगर चेंज हुआ 1 रुपया से तो ऑप्शन के प्राइसेस में क्या चेंज आएगा, ओके। डेल्टा ये चेंज चेक करता है। फिर गामा क्या चेंज करता है, क्या चेक करता है कि ऑप्शन का, इस पे जनरली एमसीक्यू क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। कौन सा ऑप्शन ग्रे किसको मेजर करता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे या फिर थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं 4 मार्क के कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेल्टा, ठीक है, डेल्टा एंड थीटा ऐसे करके, ओके। सो गामा बेसिकली क्या मेजर करता है कि डेल्टा में कितना चेंज आ रहा है, अगर ऑप्शन के प्राइस सॉरी एसेट के प्राइसेस में अगर 1 रुपया चेंज 1 रुपया चेंज हो रहा है तो डेल्टा में कितना चेंज आ रहा है, ओके। फिर गामा वो मेजर करता है। फिर आते हैं अपने थीटा पे। जितना हमने देखा कि टाइम वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली, जो टाइम वैल्यू है, ठीक है, जिसका ज़्यादा टाइम है उसका ज़्यादा टाइम वैल्यू रहेगा, जिसका कम टाइम है उसका कम टाइम वैल्यू रहेगा, ओके। अगर ज़्यादा टाइम वैल्यू है, जो अगर ज़्यादा टाइम है तो उसका ज़्यादा टाइम वैल्यू है। थीटा वो मेजर करता है कि अगर टाइम वैल्यू 1 रुपये से चेंज हो रहा है तो ऑप्शन में की वैल्यू में क्या चेंज आएगा। फिर थीटा के बाद हम लोग आए रो पे। रो बोलता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 1% चेंज हुआ तो ऑप्शन की वैल्यू में क्या चेंज आएगा। फिर भी का बोलता है कि अगर वोलाटिलिटी अगर 1% चेंज हुआ तो ऑप्शन की वैल्यू में क्या चेंज आएगा, ठीक है। इस पर कोई प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस नहीं है कहीं पे भी। जनरली इस पे थ्योरी क्वेश्चंस ही आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं तो इस पर सिर्फ डेल्टा पे आएंगे, ठीक है। जो हमने ऊपर पढ़ा, आज पढ़ा ऊपर उसको, हेजिंग, डेल्टा हेजिंग के ऊपर वही आएंगे। कुछ डाउट है किसी को? नो सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 48 ही घर पे प्रैक्टिस करना। यही आज ख़त्म होता है डेरिवेटिव, कल हम स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। उससे पहले टेस्ट जो होगा वो टेस्ट, दो टेस्ट विल बी ऑनलाइन बेसिस में, ऑनलाइन पे ही लूँगा टेस्ट ऑफ कोर्स। फिर क्वेश्चंस आपको, यू हैव टू अपीयर द टेस्ट ऑन अ स्पेसिफाइड टाइम, जो टाइम बोलूँगा, एंड देन इट विल बी ऑफ 1.5 hours और 1 hour। आई ट्राई टू बेसिकली, मेरे जनरल टेस्ट कैसे रहते हैं कि आपको पूरा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं। मैं जनरली क्या चाहता हूँ कि आपकी कैलकुलेटर प्रैक्टिस हो, आपके दिमाग थोड़ा सा अच्छे से चले, ठीक है। पूरा डिटेल कैलकुलेशन डिटेल में लिख के करना, आई डोंट वांट दैट, ओके। मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे रफली दे दो कि ये हो, बस रफली करो, ठीक है जी। एक क्वेश्चन का 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, बस रफली करो करके मुझे आंसर बताओ, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आई वॉन्ट यू गाइज टू प्रैक्टिस, ठीक है, वही मेरा पर्पज़ है। तो उसके बेसिस पे तो क्वेश्चंस विल बी हैविंग से 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 1 hour, ओके। आई वुड और एवरी वन, ठीक है, बहुत अच्छे से इसका प्रैक्टिस करो। फिर जितना टाइम अगर चाहिए तो लो। आई वॉज प्लानिंग टू अपियर लाइक कंडक्ट द टेस्ट ऑन दिस सैटरडे, परसों। अगर अगर इससे ज़्यादा टाइम चाहिए तो बोलो, अदरवाइज वी कैन टेक इट ऑन 24th, ओके, सैटरडे को। तो बेसिकली 1 घंटे का टाइम रहेगा इस पे। 10 क्वेश्चंस रहेंगे बेस्ड ऑन सिक्योरिटी वैल्यूएशन, सिर्फ सिक्योरिटी वैल्यूएशन हम लोग अभी कवर करेंगे, ओके। सो सिक्योरिटी वैल्यूएशन में एंड क्वेश्चंस, यू डोंट हैव टू अपीयर डिटेल द क्वेश्चन द आंसर्स इन डिटेल, जस्ट रफली करके मुझे आंसर करके बताना है, ठीक है। कोई डाउट है या फिर सैटरडे ओके नहीं है तो बोलो, ज़्यादा टाइम चाहिए तो। बट अपियर डेफिनेटली अपियर करना, अदरवाइज आई एम टेलिंग यू आई हैव टू टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शन। कुछ भी डाउट है, समझ नहीं पा रहे हो तो आई विल कंडक्ट ए सेपरेट सेशन फॉर यू, ओके। बट अपियर करो डेफिनेटली, ये टेस्ट अपियर करो, ठीक है। या कुछ डाउट है? टेस्ट का टाइमिंग, हाँ मॉर्निंग में ही रहेगा टेस्ट का टाइमिंग। टेस्ट का टाइमिंग आई डेंट वांट टू स्पॉइल दिस पार्ट, सो टेस्ट का टाइमिंग विल बी इन द इवनिंग, ओके। 7 to, इवनिंग में 7 to 9, 2 घंटा, या फिर अगर 1 घंटा का दे रहा हूँ तो मैं बोल दूंगा 7 to 8, ठीक है। इट विल बी ऑफ 1 hour।
ओके 7 to 8 रहेगा एंड विल बी विल कवर ओनली सिक्योरिटी वैल्यूएशन। तो प्रैक्टिस स्टार्ट करो 7 to 8 ऑन सैटरडे इवनिंग, ठीक है, परसों इवनिंग में। कुछ डाउट है कभी भी तो मुझे पूछ सकते हो, बट टेस्ट डेफिनेटली अपेयर करना, ठीक है। क्योंकि ये जो बेसिकली होता क्या है मैं बता दूं, ठीक है। बच्चे मुझे जनरली ये पूछते हैं सर इतने सारे टेस्ट टाइम ही नहीं मिलता है ये के लिए। देखो प्रैक्टिकली जब रियल लाइफ में एग्जाम अपेयर करने जाओगे ना, जनरली बच्चे करते क्या है, प्रॉब्लम क्या होता है कि कुछ भी कभी कुछ टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं करेंगे, सीधा जाके एग्जाम में अपेयर करोगे। तो फर्स्ट टेस्ट जो होते हैं आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है, दूसरा रिवीजन में हेल्प करती है, ठीक है। तो पहले पूरा जितना अच्छा हो सके प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। फिर हमारा अप्रोच कैसे रहेगा कि ये जो फर्स्ट टेस्ट होगा ये सिर्फ सिक्योरिटी वैल्यूएशन के ऊपर होगा, ठीक है। जब सेकंड टेस्ट आएगा वो सिक्योरिटी वैल्यूएशन और डेरिवेटिव के ऊपर रहेगा। जब थर्ड टेस्ट आएगा वो सिक्योरिटी, डेरिवेटिव और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, ऐसे क्यूमुलेटिवली हम फॉलो करते जाएंगे टेस्ट, ओके। तो ऐसे आपको बार बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। एंड में क्लास ख़त्म जब तक ख़त्म होगा तब तक उसके बाद आप इतना रिवाइज नहीं करोगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसके हिसाब से फॉलो करो, इट विल रियली हेल्प यू। कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो, ओके। चलो लेट्स क्लोज द सेशन। थैंक यू सर। और अगर ज़्यादा टाइम चाहिए, सैटरडे को नहीं हो रहा है तो फिर मुझे बताना, आई विल पुश इट, ओके। चलो बाय बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे।